शुभ दोपहर विद्यार्थियों। आज हम दो चीज़ें करने वाले हैं। पहली चीज़ जो हमारा पाठ रह गया हुआ है, देहात और शहर, हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बंदर का धंधा इस कविता को लेंगे। तो कल हमने देखा, बुधवार के दिन हमारी अंतिम पीरियड जो था, कि देहात को शहर ने पत्र लिखा है। पहले शहर को देहात ने पत्र लिखा है। प्रत्युत्तर, जब प्रत्युत्तर होता है तो शहर ने देहात को लिखा है और उसमें ये खंत जताई है, कहा कि मुझे आपकी प्रगति देखकर खुशी हुई, आपकी डेवलपमेंट देखकर खुशी हुई, लेकिन कभी कभी प्रगति भी हानि पहुंचा सकती है। प्रगति भी हानि पहुंचा सकती है। आज आपके गांव से जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। उनकी अवस्था अच्छी है क्या? उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। वो हमारे पास आ रहे हैं, स्लम यानी झोपड़पट्टी का निर्माण हो रहा है, मजबूरन गंदगी में उन्हें रहना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं मुंबई जैसे शहरों की, महानगरों की, तो बच्चों सुने आ रहा ना आप लोगों को? हाँ, तो बच्चों यहां फुटपाथ पर भी रहना पड़ता है। बच्चों का फ्यूचर हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए एक छोटा बच्चा साथ में है, आप फुटपाथ पर सो रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों की बात मैं कर रहा हूं। सुबह उठकर आप मजदूरी के लिए निकल जाते हो, वो बच्चे का फ्यूचर क्या? मैं एक बार परभनी से आ रहा था, तो पुणे एक्सप्रेस इस गाड़ी में, रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग जो है इस पर सोए हुए थे। किस पर, क्या कहेंगे उसको हम, जो बर्थ होते हैं जहाँ सीढ़ी, ट्रेनों के बर्थ उसके पास जो हम जहाँ पर पैर रखते हैं या फिर जहाँ से आते जाते हैं, तो वहाँ सोए हुए थे। मुझे अजीब लगा, लोग उनके आंगों पर से पैर रखकर जा रहे हैं, मतलब साइड में पैर रखकर उनके क्रॉस करके उनको जा रहे हैं। मुझे रहा नहीं गया, मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई पुणे में क्या करते हो? तो कहा मजदूरी। अच्छा, कितना मिलता है रोज का? 350-400। मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, सेलू में, जैसा हम जहाँ रहते हैं, सेलू शहर में भी मजदूरों को 350-400 रुपये दिया जाता है। तो महानगरों में जाके गर्दी करने की आवश्यकता क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। परिस्थितियां मनुष्य को गुलाम बना देती हैं। अगर हम वही देहात में रहकर देहात का अगर विकास करेंगे, मैंने आपको इससे पहले पीरियड में बताया कि हम क्या करेंगे, जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है, 1 साल ले लीजिए, 2 साल ले लीजिए, भले ही आपका वर्ग मेरा फेवरेट वर्ग है, मेरा प्रिय वर्ग है, हम क्या करने वाले हैं, अब ये साल आप मेरे पास हिंदी पढ़ने वाले हो, अगले साल आपको संस्कृत होने वाला है। फिर भी हम मैं आपकी बैच को पोपटराव पाटिल का जो गांव है उस गांव में लेकर जाऊंगा, या एक सरपंच है पोरे, जिनका पैठन औरंगाबाद के पास उनका एक गांव है, आदर्श गांव में के रूप में उनको जाना जाता है। हम वहां जाएंगे और वहां के डेवलपमेंट देखेंगे। गांव का विकास, महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि ग्रामीण योजनाओं पर भर दो, ग्राम को अगर तुम डेवलप करोगे तो देश डेवलप होगा।
आप मुझे बताइए, शहरों में कंपनियां खुल गई है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो गेहूं का निर्माण करती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो चावल तैयार करती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज्वार तैयार करती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो चना हरभरा तैयार करती है? ये कहाँ उगता है? खेतों में। शहरों की आबादियां बढ़ गई है, खेत बहुत दूर दूर चले गए हैं, लेकिन खेड़ों में आज भी घर रहने के लिए कुछ एकड़ में जगह होती है, कुछ गांव होता है, लेकिन आसपास पूरा खेत होता है। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, अगर हमने खेती में अगर सही काम किया, आज खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है मेरे बच्चों, खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है, फिर परिस्थितियां किसे कहेंगे? आज आप देखते होंगे कि कपास चुनने के लिए या कपास पे खेत में खत डालने के लिए हमें जो स्त्रियां होती है, जिसे मराठी में बायां कहते हैं, उनको लाया जाता है पैसे देकर, गाड़ी स्पेशल उनके लिए आती। देखो कितना, मैं आपको बता रहा हूं कि सब जो खेत मालिक होता है वो नौकर बन गया है और जो उसके खेत में काम करते हैं वो मालिक बन गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? देखो परिस्थिति कैसी है, मालिक ने अगर गुस्से से कह दे ये क्या किया है आपने, सीधा करो, वो क्या कहेंगे, ए कल से हम नहीं आना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने क्या करना, फिर उस व्यक्ति के दृष्टिकोण कैसा हो जाए? तो भाई आओ अतिथि आओ, काम करते हैं, करो। वो आएंगे 10 बजे, काम शुरू करेंगे 11 बजे, 1 बजते ही खाना शुरू कर देंगे, खाना खाएंगे 1-2 बजे तक, फिर 2:30 बजे काम को लगेंगे, 5 बज गए कि गाड़ी आ गई, बैठ कर आ जाएंगे। बताइए मुझे कितने घंटे काम किया? और खेत में काम करने वाले को कितना पगार मिलता है, कितना पैसा मिलता है रोज का? अगर हमें गांव में काम करने में शर्म आती है ना, तो जिंदगी में हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गांव में काम करने के लिए अगर हमें लज्जा आती है ना, तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, जरा सोचो, शहर में जाकर वहां किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अपने खेत में अगर हम छोटा सा भी काम करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारे खेत में उत्पन्न बढ़ेगा, और उत्पन्न बढ़ने के बाद फायदा किसको होगा? पड़ोसी को। तो यहां पर शहर ने यही बताने का प्रयास किया है, कि वक्त रहते अपने लोगों को अपना महत्व समझाओ, वरना शहर की चमक धमक में तुम खेत के काम भूल जाओगे। यहां आने के बाद आप पूछोगे कि पारी किसे कहते हैं, पारी मारना क्या होता है, नांगरना क्या होता है, खत डालना क्या होता है, बैंगन की फली नीचे आती है क्या ऊपर आती है, टमाटे जमीन के नीचे लगते हैं कि जमीन के ऊपर लगते हैं, आलू का झाड़ कैसा होता है, आलू का झाड़ कितना बड़ा होता है। अगर ऐसे प्रश्न अगर शहर वालों ने पूछ लिया तो हमें हंसी आती है। हंसी आ रही? तो माय डियर स्टूडेंट, वक्त रहते हमें इन चीजों का ध्यान रखना। आगे देखिए क्या कहता है, तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहां लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि, वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। शहर गांव वालों को क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे लोग मेरे पास आना बंद हो जाए, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती आबादी। आबादी कैसी बढ़ रही है? भरमसाठ। मान लीजिए घर में आपके सिर्फ 3 लोग हैं, मम्मी पापा आप, या मम्मी पापा आप, आपकी भाई, आपकी बहन, यानी आप 4 लोग हो। एक एप्पल आपके पास आया, एक ही एप्पल है,
बांटना चारों को। क्या करेंगे मम्मी? पहले सीधा काटेंगे, फिर आधे को भी आधा काटेंगे, यानी सबके हिस्से में समान हिस्सा आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? मैं मोदी नहीं हूं, मैं केवल उसकी टोनिंग बता रहा हूं। हंसी आ रही है? हाँ बताओ, एक एप्पल में से 4 अगर समान भाग कर दिए तो क्या 4 समान भाग 4 लोगों को समान से नहीं मिलेंगे? मान लीजिए आपके घर में 2 भाई है या 2 बहनें हैं, 1 भाई है, मम्मी पापा 5 लोग हो गए। अब डिवाइडेशन कैसा होगा? ठीक। मान लीजिए आपके घर में 4 है भाई बहन मिलाकर और मम्मी पापा 6, डिवाइडेशन कैसा? मान लीजिए 7 है, मम्मी पापा 9, डिवाइडेशन कैसा? सबके हिस्से में कितना कितना है? लेकिन वही अगर कम आबादी है तो सबके हिस्से में समान अधिकार आ रहा है, समान खाने के लिए आ रहा है। तो यहाँ शहर यही बताने का प्रयास कर रहा है मेरे बच्चों की बढ़ती आबादी के कारण ये सारी समस्या निर्माण हो रही है, और इस समस्या को अगर हटाना है तो आपको जो है अपने गांव में शिक्षा और दीक्षा पर और जन जागृति पर काम करना पड़ेगा। जन जागृति पर काम करना पड़ेगा। सहकारिता की भावना ये सबसे इंपॉर्टेंट। सहकारिता अगर है ना आप में, किसी की मदद करना, मदद किस प्रकार की? समझो सपोज एक आदमी के खेत में कुछ लग रहा है, पैसों की कमी है, वो क्या करता है? अपने पत्नी के गहने गिरवी रखता है, बैल गिरवी रखता है, नांगर गिरवी रखता है या खेत गिरवी रखता है, और फिर खेत सींचता है और सोचता है कि ये बिकने के बाद मैं अपना ये जो है मैं छुड़वा लूंगा। लेकिन निसर्ग कभी साथ नहीं देता, तो उस समय यह हाल हो जाता है मेरे बच्चों कि उसको वो खेत बेच देना पड़ता है अंतिम समय तक। यहां हम एक काम कर सकते हैं, जितने भी किसान हैं वो अपना खुद का एक बैंक खोल सकते हैं। सबके महीना महीना में जमा होंगे, एक एक महीना सब इस्तेमाल करेंगे। ये सहकारिता की भावना है। पशुपालन उद्योग, आज आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि 11 बकरियां मिलती है और एक बोकुड़, 10 बकरियां मिलती है और एक बोकड़ा मिलता है, बोकुड़ जिसे हम कहते हैं। गवर्नमेंट ये हमें देती है, बाद में इस गवर्नमेंट ही ये खरीदती है, और ये पशुपालन उद्योग जो है ये चलता है। कुक्कुट पालन हो गया, पशुपालन हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनके लिए गवर्नमेंट फंड देती है। इससे बेनिफिट हमें बहुत सारा मिलता है। ये भावना अगर हमने गांव वालों को समझा दी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, और जब हमें दिक्कत नहीं आएंगी तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लालच या किसी भी प्रकार का कोई बैंक से लोन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सहकारिता की भावना है। खेती में तरह तरह के उद्योग कर सकते हैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूं, पोपटराव पाटिल, या जिस आदमी कोरे की बात कर रहा हूं, तो उन लोगों ने क्या किया है, अब आपको उन्होंने क्या है मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप यूट्यूब पे उनका चेक भी कर सकते हो और उनको ये भी मिल भी सकते हो। तो वे कहते हैं कि जो व्यक्ति नलपट्टी या घरपट्टी जो होती है, जो टैक्स होता है, वो अगर पे करेगा तो उसको साल भर धान्य दड़न जो होता है ना, पीस कर मिलेगा फ्री। अब मुझे बताओ, सेलू में 10 किलो अगर हमें गेहूं पिसवाना है या ज्वार पिसवाना है तो 30 रुपये हमको लगते हैं। कितने दिन जाता है? 8 दिन। 40 मतलब 4 बार हमको वो महीने में पिसाना पड़ता है। 3 चौक 12 यानी 120 रुपये। घरपट्टी कितनी आती है? 100 रुपये। नलपट्टी कितनी आती है? 100 रुपये। कब की? वर्ष की, साल की फीस बता रहा हूं मैं आपको। घरपट्टी और नलपट्टी साल के अगर 300 रुपये भी पकड़ लो,
महीने में हमको लग रहे हैं 130 रुपये, 130 रुपये। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो महीने के 120, साल के कितने, उतना बच रहा है किसमें, जब हम नल पट्टी या घर पट्टी भरते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये दो जो पोपट प्रॉपर्टी और पूरे साथ के गांव के बारे में। ये सहकारिता की भावना हमारे पास क्यों नहीं आती? ये सहकारिता की भावना अगर हमारे पास आ गई ना बच्चों, तो जिंदगी में हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात है इस बात को लेकर, सही चर्चा है इस बात को लेकर। हमें इनका आदर्श लेना चाहिए। हम आदर्श कौन सा देखते हैं? एक गांव पक्ष अनेक, एक गांव तंटे अनेक। उसने ऐसा किया, वो गांव वाले ने ऐसा किया, वो झगड़े किया, अपन भी झगड़े करें। अरे उससे सीखो ना कुछ। इन जो आदर्श गांव है इनसे सीखना आवश्यक। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लापो, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें या ले। देखो स्टूडेंट, शहर कह रहा है देहात से कि आप भाग्यशाली हो क्योंकि प्रदूषण मुक्त गांव आपको मिल रहे हैं, वातावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको मिल रहा है। और जब प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको मिलता है तो ये सब चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण देती हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसार में सबसे जरूरी क्या है? मनुष्य को क्या लगता है? नेचुरल हवा, निसर्गिक वातावरण। और जब निसर्ग हमारे पास है तो हम फायदा उसका नहीं उठाने के बजाय हम फायदा किस चीज का उठाते हैं? झाड़ तोड़ना, प्रदूषण बढ़ाना, गाड़ियां बढ़ाना। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो ये चीजें नहीं है, ना आसमान में धुआं फैलता है, ना ये होता है, ना वो होता है, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम अपने तहसील क्षेत्र के लोगों से और जन अधिकारी जो होते हैं, जैसे हमारे जैसे हम तालुके में देखते हैं नगर सेवक, नगर अध्यक्ष, गांव में देखते हैं ग्राम सरपंच, ग्राम सदस्य, इनको अगर हमने कॉपरेशन करे। लेकिन आज क्या होता है, उसका क्यों मदद करेंगे हम? उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्यों किया, उसका हम नहीं, वो हमारा अलग पक्ष का है, अलग पक्ष का है। जब तक पक्षपाती चलता रहेगा विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। सचिन पोरे वो कहते हैं, यानी पोरे साहब जो है सरपंच, वो कहते हैं कि आज मैं 7 बार सरपंच बना हूं, 7 बार, यानी 5-5 साल का कार्यकाल होता है। 5 से तो 35 साल वे सरपंच के पद पर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुझे अभी इस उम्र में आधी ग्राम पंचायत समझ में आई है, अभी आधी बाकी समझना बाकी। मतलब लगाओ अंदाजा बच्चों कि 5 साल में अगर सरकार बदलती है तो उनको क्या समझ में आने वाला है। परिस्थितियां और परिस्थिति का समाधान हमारे पास है। अगर हमने सही ढंग से, सही चीजों से इस चीज को देखे तो मान लीजिए आपका विकास आवश्यक होगा। अंतिम लाइन क्या कहती है देखो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी
व्यथा कम कर सकते हैं, वे हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। शहर क्या कह रहा है? तुम्हारे पास विद्यालय है। कौन सा जैसा गांव नहीं है जहां पर विद्यालय नहीं? तुम वहां के विद्यार्थियों पर सही मार्गदर्शन करो, सही उनको संस्कार दो। जब तुम इनको सही दिशा दिखाओगे तो ये आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कौन समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे? ये बच्चे आने वाला भविष्य। तो बच्चों, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। हम जिस गांव में रहते हैं वहां का दायित्व हम पर उधार होता है, हमें उसका दायित्व चुकाना पड़ता है। और जब दायित्व चुकाओगे तो संसार में आप कभी नाराज या फिर कभी मूड ऑफ में नहीं रहोगे। इसीलिए मेरे स्टूडेंट, कोशिश करो, प्रयास करो कि इन चीज़ों का ध्यान दो। ग्रामीण पे विकास पर ध्यान दो, प्रगति पे ध्यान दो। अपनी प्रगति ऑटोमेटिक हो जाती है। लोगों को अंदर सहकारिता की भावना निर्माण कराओ, लोगों को जन जागृति कराओ, लोगों को बताओ कि इसके महत्व क्या है। और जब आप इसके महत्व बताएंगे तो संसार में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। तो यहाँ हमने देहात और शहर इस पाठ को देखा। अब हम कविता का पठन करेंगे और कल के लेक्चर में कविता का अर्थ लेंगे। तो देखिए, बंदर का धंधा, इस कविता को हम देखने वाले हैं।